दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं देहरादून में अगस्त 74 से लेकर के और अक्टूबर 82 तक था। उस बीच में देहरादून देहरादून के अलावा जितने भी वहाँ पर शहर हैं, जैसे नैनीताल है, हरिद्वार है, उधर कोटद्वार है, हल्द्वानी है। इन इलाकों में इतने शांतिप्रिय लोग हैं, पहाड़ों के लोग तो बिल्कुल शांतिप्रिय हैं, वहाँ पर तो कभी दंगे होते ही नहीं हैं। लेकिन इन इलाकों में भी मैंने कभी भी कोई जातीय दंगा या धार्मिक आधार पर दंगा होते हुए नहीं देखा है। जिस समय मैं वहाँ पर पढ़ता था, उस समय देहरादून और वो जो नैनीताल का इलाका है, वो उत्तर प्रदेश में आता था। जब मैं वहाँ पर पढ़ने गया था, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बहुगुणा थे, जो खुद एक गढ़वाल के ब्राह्मण थे। उनका जो गाँव है, वो पौड़ी गढ़वाल में था। इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद में फिर इलाहाबाद में ही वो बस गए थे और फिर इलाहाबाद से उन्होंने राजनीति शुरू की थी। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया गया, जो खुद कुमायूनी ब्राह्मण थे। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गढ़वाल और कुमायूं के लोगों का काफ़ी दखल था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के टाइम में सन 2000 में उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड बनाया गया, उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री सकलानी थे शायद, जो लक्ष्मण चौक में रहते थे। उसके बाद फिर नारायण दत्त तिवारी बने, कोश्यारी बने और ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उत्तराखंड 2000 में बनने के बाद में भी वहाँ पर कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, जिससे ये कहा जा सके कि वहाँ पर कम्युनल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। कुमायूं का एक शहर है हल्द्वानी, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ की आबादी ज़्यादा है। कुछ दिनों पहले रेलवे की कुछ प्रॉपर्टी थी, जिसको खाली कराने के लिए जब वहाँ पर जिला प्रशासन गया था, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आज एक अवैध मदरसा और वहाँ पर एक कोई मॉस्क था, मस्जिद थी, उसको कोर्ट के आदेश के बाद गिराने के लिए जब जिला प्रशासन वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पर हिंसा भड़क उठी और उस हिंसा में काफ़ी पुलिस वाले जख्मी हुए। दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने अपने छतों के ऊपर पत्थर इकट्ठा करके रखे थे और उन लोगों ने पुलिस के ऊपर अत्याचार किया। पुलिस की, जिला प्रशासन की और मीडिया की कई गाड़ियों में आग लगा दी।
सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि एक हाई लेवल मीटिंग के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने वहां पर देखते ही उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश दे दिया। इस घटना से यह प्रतीत होता है कि ये जो कम्युनिटी है, जो अपने छतों के ऊपर ढेले और पेट्रोल बम इकट्ठा करके रखती है, ये हमेशा दंगा करने की तैयारी में रहते हैं और इन्हें भारत के संविधान और भारत के कानून से कोई मतलब नहीं होता है। 22 जनवरी 2024 में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में मौलवी मुल्लाओं ने ऐसा माहौल बना के रखा था, जिससे ऐसी आशंका हो रही थी कि कहीं न कहीं कुछ होने वाला है। अभी कल ही उत्तराखंड की सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड असेंबली से पास किया है और उसकी प्रतिक्रिया भी इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो थर्मोडायनेमिक्स में होता है ना, एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, वो गुस्से का उबाल इनके पास में इकट्ठा हो रहा था और उस गुस्से के चक्कर में इन लोगों ने हल्द्वानी में अपनी हरकत दिखा दी है। अब वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है और देखते ही उपद्रवियों को गोली मार देने का आदेश है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। देखिए कैसे हालात सुधरते हैं। यहाँ पर एक बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर एक प्रदेश में हमें किसी सशक्त मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, जिससे कि ये जो उपद्रवियों का फन है, इसको उठते ही जैसे कुचल दिया जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया है। उत्तर प्रदेश का इतिहास ही है कि हमेशा यहाँ पर कम्युनल राइट हुआ करते थे। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, कभी यहाँ दंगे हो रहे हैं, कभी वहां दंगे हो रहे हैं, लेकिन 2017 की मार्च में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, तब से उत्तर प्रदेश में शांति है। अब मैं आपको कुछ हल्द्वानी के समाचारों का एक क्लिपिंग दिखाता हूं। देखिए, इससे आपको ये लगे कि मैं कहीं से नहीं ले रहा हूं, ये यहाँ पर छपा हुआ है। ये देखिए, ये आज तक का है, हल्द्वानी में कर्फ्यू। आगे देखें, ये देखिए, हल्द्वानी में धार्मिक स्थल तोड़ने गई टीम पर हमले के बाद बवाल, एक व्यक्ति की मौत। ये जागरण बोल रहा है। देखिए, मौत तो करीब 250 लोग घायल हो गए हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। ये क्या नाटक है यार। हाँ, ये देखिए, हल्द्वानी में धार्मिक स्थल तोड़ने गई टीम पर हमले के बाद बवाल, एक व्यक्ति मौत, करीब 250 लोग। हल्द्वानी में धार्मिक स्थल पर हमला, धार्मिक स्थल तोड़ने के की कवायद से नाराज है स्थानीय। ये हो गया ना इसकी खबर जागरण की। इसके अलावा देखें दूसरी और खबरें। घर से बाहर न निकले, हल्द्वानी में अगले आदेश तक कर्फ्यू, बाजार और दुकानें भी बंद रहेंगी।
ये हिंदुस्तान की खबर है, एबीपी न्यूज की खबर है। हल्द्वानी की घटना पर पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रतिक्रिया, कहा हम बहुत दुखी हैं, आज हम बहुत दुखी हैं, ऐसा कुछ बोलना चाह रही है। हल्द्वानी में जबरदस्त तनाव, अवैध मदरसा तोड़ने पहुंची टीम पर हमला, बड़ी आगजनी, ये न्यूज 18 की खबर है। अमर उजाला बोल रहा है अतिक्रमण हटाने ढाने गए पुलिस पर पथराव, थाना फूंका, कोतवाल समेत 50 पुलिसकर्मी घायल। हल्द्वानी में लगा कर्फ्यू, इंटरनेट भी बंद, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। हिंदुस्तान, हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज वाली जगह में बुलडोजर एक्शन पर भारी बवाल, पुलिस पर पथराव और आगजनी के बाद लाठीचार्ज। इन लोगों का एक सगल है, ये लोग मोडस ऑपरेंडी जिसको बोलते हैं, वो ये है कि ये लोग महिलाओं को आगे कर देते हैं और महिलाएं आकर के पुलिस के सामने खुराफात करना शुरू कर देती हैं और पीछे से ये लोग पत्थर मार रहे होते हैं। अब पुलिस वालों का एक ऐसे ही इंटरनल एक डिसिप्लिन है, उनको आदेश होता है कि महिलाओं के ऊपर आप अत्याचार नहीं कर सकते, और अगर पुलिस वाले उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं तो बाद में जो हमारे मानव अधिकार के अधिष्ठाता लोग हैं वो फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो आज की रात हल्द्वानी में देखो क्या होता है और फिर कल क्या होता है। लेकिन उत्तराखंड की गवर्नमेंट और सेंट्रल की गवर्नमेंट से अपेक्षा है कि वो ऐसी किसी घटना को और आगे ना बढ़ने दें। उत्तराखंड में काफ़ी कुछ सेंसिटिव इलाके हैं, जैसे रुड़की है, इसके आसपास के हैं इलाके हैं, और उसके चक्कर में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि रिटेलिएशन में सहारनपुर, बिजनौर, जहाँ पर ये मुस्लिम बहुत इलाका है, वहाँ पर अमरोहा, ऐसी जगहों पर संभल, ऐसी जगहों पर कुछ हो सकता है। तो ये एक खबर थी जिसको आपके साथ में शेयर करना मैं चाह रहा था। दूसरी खबर ये है कि जो ये राजकुमार है, कांग्रेस का राजकुमार, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में और राज्यसभा में काफी बुरी तरीके से लताड़ा था और ये बोला था कि ये तो एक ऐसा यान बनाया है जो उड़ने को तैयार नहीं है, बार बार फेल हो जाता है, बार बार इसको लॉन्च करते हैं, बार बार फेल हो जाता है, और जिसने दुनिया भर की दुकानें खोल रखी हैं वो दुकानें भी नहीं चल पा रही हैं। उसने उड़ीसा में आज एक ऐसा बयान दिया है जो ये बयान ये खुद ही दे सकता है। असल में इस आदमी के पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है, और जो इसने चारों तरफ अपनी एक टीम इकट्ठा कर रखी है सलाहकारों की, वो टीम इसे वही सलाह देती है जो ये चाहता है। इसने उड़ीसा में एक जनसभा में ये बोला कि मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, और उसने आगे कहा कि मोदी ने अपनी गवर्नमेंट में अपने आप को ओबीसी डिक्लेयर करवा लिया था। मोदी गुजरात में तेली जात के हैं और वहां पर तेली जात को 1996 या 1994 के आसपास में जो मुख्यमंत्री थे छबिल दास मेहता, उन्होंने उस समय उस जाति को ओबीसी में डाला था। उस समय मोदी का राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि हमारे एवरग्रीन टू बी प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी ने उड़ीसा में क्या भाषण दिया है और क्या कहना चाहता था वो। देखिए यहाँ पर ये मैं नवभारत टाइम्स की खबर को लेके बैठा हूँ। इसमें लिख रहा है ये, आखिर कब संभलेंगे राहुल गांधी, मोदी की जात पर झूठे दावे से होने लगी फजीहत।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी की जाति को लेकर दिया गया बयान काफी चर्चा में है। उनके इस झूठे दावे को लेकर जमकर फजीहत हो रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी के झूठे बयान से पार्टी की फजीहत हुई हो। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मा गर्मा बढ़ रही है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल चुनावी समर में कूद गए हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से झूठ बोलकर अपनी और कांग्रेस की फजीहत कराई है। ओडिशा में भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जाति को लेकर ऐसा झूठा दावा कर दिया कि बीजेपी ने से लेकर उनकी ही पार्टी के नेता उन्हें घेर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे, वो तेली जाति के हैं, जिसे गुजरात में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब राहुल गांधी ने अपने झूठे बयान और दावों के चक्कर में फजीहत करा बैठे हैं। राफेल जहाज खरीदने का मामला हो, कृषि कानून हो, लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीनी सेना की वापसी हो, या फिर मोदी की जाति को लेकर दिया गया बयान, राहुल गांधी के झूठ की फैक्ट्री चलती जा रही है। सबसे पहले राहुल गांधी के इस बात को लेकर अभी बवाल मचा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने उड़ीसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे, जिनका जन्म तेली जात में हुआ था, जिसे गुजरात में बीजेपी सरकार ने ओबीसी में शामिल किया। उन्होंने कहा पीएम मोदी एक सामान्य जाति से ताल्लुक रखते हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी जाति के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। अब इसमें जेएनयू के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन का क्या कहना है? Narendra Modi got his caste notified as an OBC after he became the chief minister of Gujarat. ये आईएनसी इंडिया बोल रहा है। This is blatant lie. Narendra Modi caste was notified as an OBC on 27 October 1999, a full 2 years before he became the chief minister of Gujarat. ये देखिए कब का है ये? 27 अक्टूबर 1999 को है, जिसमें लिखा गया है यहाँ पर तेली, देखो घांची, और घांची मतलब ये मुस्लिम होता है, और तेली हो गए मुड़ घांची, ये हो गया। राहुल गांधी का पीएम की जाति को लेकर किया गया दावा गलत निकला। लेखक आनंद रंगनाथन ने राजपत्र शेयर करते हुए राजीव गांधी के दावे का फैक्ट चेक किया है। वे राजपत्र 27 अक्टूबर को जारी किया गया। इस राजपत्र में पीएम मोदी की जाति को ओबीसी के रूप में अभिसूचित किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी ये राजपत्र उस वक्त जारी हुआ जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि नरेंद्र मोदी गुजरात के 2001 में मुख्यमंत्री बने थे। राहुल गांधी के दावे का खंडन उनकी ही पार्टी के पूर्व नेता और सांसद नरहर अमीन ने भी किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को अपना गोत्र तक नहीं पता, वो आज एक गरीब परिवार और तेली समाज में जन्मे प्रधानमंत्री को ओबीसी सर्टिफिकेट दे रहा है। ये सामाजिक तौर पर पिछड़े सभी लोगों का अपमान नहीं हो तो और क्या है। नरहर अमीन ने कहा कि जब 25 जुलाई 1994 को सरकार ने मोदी घोष की ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया, तब मैं कांग्रेस सरकार में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत था। ये वो जाति है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ऐसे में इसको लेकर बयान देकर राहुल गांधी द्वारा ओबीसी समुदाय का अपमान किया गया है। ये नरहर अमीन है, ये कांग्रेस के हैं, ठीक है। देखिए, I was serving as Deputy Chief Minister of Gujarat in the Congress government when Government of Gujarat notified Modi Ganchi as OBC on 25th 1999. This is the same caste our respected Prime Minister belongs to. Rahul Gandhi is insulting the OBC community. इसके अलावा इन्होंने ये जब चीन सीमा पर विवाद किया था, राहुल गांधी राफेल में इन्होंने बोला था। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर पार्टी के कई बड़े इवेंट उनकी ही अगुवाई में होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के बयान सीधे तौर पर कांग्रेस और पूरे इंडिया INDI गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी कार्ड को खेलने के चक्कर में इस तरह का बयान कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं ये बात भी समझनी जरूरी है, कांग्रेस जहां आरोप प्रत्याचार के दम पर
चुनावी जंग लड़ना चाह रही है, वहीं बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी 10 साल के विकास काम को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इससे इस बात से समझा जा सकता है कि मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में कोई लोक लुभावन वादा नहीं किया है। वहीं बजट के बाद राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हुए आर्थिक प्रबंधन पर श्वेत पत्र भी जारी कर दिया है। यानी बीजेपी के खिलाड़ी दोनों साइड से सियासत के मैच में बैटिंग कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी अपनी बयानबाजी के चक्कर में हिट विकेट हो रहे हैं। ये है, और देखते हैं इसके बारे में कुछ और है क्या। राहुल गांधी ने जाति को लेकर सीधा बीजेपी और के बीच में अंतर बताया, ये बोल रहे हैं। अच्छा, people not born in OBC category misleading people, राहुल गांधी इन उड़ीसा, ये ऐसा बोल रहे हैं। 12 घंटे पहले खबर है, ये मिनट की खबर है। ये तो हमेशा उनका फेवर ही करता रहा, कांग्रेसियों का पता नहीं कब तक फेवर करता रहेगा। पीएम मोदी नॉट बॉर्न इन ओबीसी फैमिली मिसलीडिंग पीपल। पीएम मोदी की जाति को लेकर विवाद के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी को थैंक्स क्यों कहा। पीएम मोदी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास। प्रधानमंत्री की जाति को लेकर ये बोले हैं। अब मेरा एक कहना यह है कि जब ये आदमी ऐसी बेवकूफियां करता है तो होता क्या है। ये सोचता है कि जैसे इसके नाना ने या इसकी दादी ने भारत की जनता को बेवकूफ बनाया, आज की डेट में भारत की जनता इतना बेवकूफ है और ये कुछ भी बोल करके निकल जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है। उसने पूरे भारत में भ्रमण किया है और उनको भारत के हर प्रांत के हर तरह के लोगों का जो दुख या सुख है उसका एहसास है और वो उस तरीके से काम करते हैं। ये आदमी जवाहरलाल नेहरू के खानदान में पैदा हुआ। जब ये पैदा हुआ था उस समय इसकी दादी प्रधानमंत्री थी। जब इसकी बहन पैदा हुई तभी भी इसकी दादी प्रधानमंत्री थी। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद इन दोनों को देहरादून के दून स्कूल और वेलहम गर्ल्स हाई स्कूल में डाल दिया गया था। सुविधा इनको इतनी दी जाती थी कि ये सोमवार के दिन एयरफोर्स के प्लेन से सहारनपुर के सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पे उतरते थे और वहां से हेलीकॉप्टर से देहरादून में सर्किट हाउस में उतरते थे। उसके बाद में ये स्कूल जाते थे। फ्राइडे के दिन शाम के दोनों के दोनों वापस चले जाते थे। इन दोनों का जो एग्जाम है वो कोई दूसरा ही दिया करता था, इन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिए। सैटरडे संडे को देहरादून के पलटन बाजार में या कभी किसी फिल्म को देखने के लिए जब दोनों स्कूल के बच्चे आते थे उसमें ये हुआ नहीं करते थे, ये हमेशा अलग रहते थे। तो इन लोगों ने भारत को नजदीक से नहीं देखा है। अब इनको जो सलाह देने वाले लोग हैं वो ज्यादातर लेफ्टिस्ट हैं। उसमें योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं, हर्ष मांदेर जैसे लोग हैं, कन्हैया कुमार जो जेएनयू में पहले प्रेसिडेंट था मार्क्सवादी, उसके बाद में उसने सीपीआई एमएल से शायद बेगूसराय से इलेक्शन लड़ा था गिरिराज सिंह के खिलाफ और वहां पर हार गया था। उसके बाद में इसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आज वो इनकी नजदीकी कोठरी में है। इसके अलावा वो जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, ऐसे लोग इसकी सलाह देते हैं जो खुद कहीं का एक इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं। कल प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में खड़गे के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा था कि खड़गे साहब ने जब वो 400 की बात की थी, 400 सीटों की बात की थी, उस समय उनके 2 कमांडर उनके आसपास में नहीं थे। वो 2 कमांडर जो उनकी बात कर रहे थे मोदी, वो मालूम है कौन थे? एक तो जयराम रमेश की बात कर रहे थे, दूसरा वो केसी वेणुगोपाल की बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि आज तो मैं आजाद हूं, ऐसा कुछ दिया था। तो ऐसे लोगों से अगर आप सलाह लेंगे, और इनका दूसरा एक सलाहकार है जो अमेरिका में बैठा हुआ है,
वो सैम पित्रोदा, वो उनका सलाहकार है, जिनको कि हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और गरीबों की नब्ज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इनको ये जो लोग लिख के दे देते हैं, एक दूसरी वो है महराजगंज वाली सुप्रिया श्रीनेत, ऐसे लोगों को, चापलूसों को लेकर के अगर आप अपनी पार्टी को चलाओगे, तो ऐसे ही होने वाला है। मेरा एक अपना धारणा है, वो ये है कि अगर मैं अपनी टीम को चुनता हूँ और वो टीम असफल होती है, तो ये असफलता मेरी है, क्योंकि टीम को मैंने चुना है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसी तरीके से ये ऐसे लोगों की टीम चुनता है, जो इसकी हमेशा जूता पॉलिश करते रहें और इसको स्पून फीड करते रहें। इस आदमी ने कभी भी किसी भी की इज्जत नहीं की। इस आदमी ने मनमोहन सिंह जैसे सौम्य और इसकी पार्टी के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की थी, जब इसने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक विधेयक फाड़ दिया था, क्योंकि इसको उस समय ईमानदारी का शौक चर्राया हुआ था और ये लालू प्रसाद यादव को बचाना नहीं चाह रहा था। और बाद में उसी लालू प्रसाद यादव के साथ पटना में ये कोई एक नॉनवेज डिश बनाने की रेसिपी सीख रहा था। तो कितना सीरियस है, कितना सीरियस नहीं है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये पक्की बात है कि इसने जो खुराफात करनी थी, वो कर दी, जिसकी वजह से इंडी अलायंस का जो कर्ता-धर्ता थे नीतीश कुमार, वो निकल के बाहर चले गए। अब ये उड़ीसा में है। उड़ीसा से खबरें आ रही हैं कि शायद अब की बार बीजेपी और बीजेडी दोनों साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। जब ये उत्तर प्रदेश में आएगा, उत्तर प्रदेश में आने से पहले ही जो चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी हैं, उन्होंने अखिलेश कुमार का साथ छोड़ दिया है, मतलब इंडिया अलायंस से निकल गए हैं और अब वो शायद बीजेपी के साथ समझौता करने वाले हैं। तो जब तक ये महाराष्ट्र पहुंचेगा, तब तक इंडिया अलायंस में सिर्फ कांग्रेस और शरद पवार वाली जो एनसीपी है और उद्धव ठाकरे और लालू यादव ही शायद बच पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी का जो 400 का सपना है, उसको पूरा करने में राहुल गांधी अपनी हरकतों से पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो 2 खबरें थी, एक हल्द्वानी वाली हिंसा की और दूसरी राहुल गांधी की बेवकूफ़ी की। आशा करता हूँ कि आपको इन दोनों खबरों का विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप ज़रूर लें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इश्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।